नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया सेगमेंट्स के जरिए हम कृषि जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज के हमारे इस अंक में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें विज्ञान और किसान सेगमेंट के साथ। किसान भाइयों बहनों, एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल को अपनाकर हमारे किसान न केवल अपनी आय को दोगुना बल्कि कई गुना बढ़ा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा ही मॉडल तैयार किया गया है जिससे हमारे किसान काफी लाभान्वित हो रहे हैं और अन्य किसान उसे देख करके उसकी जानकारियां हासिल करके प्रेरित हो रहे हैं। बता दें आपको कि इस मॉडल को कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आइए, क्या है ये मॉडल, किस तरह से ये हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का ये एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल 76 गांव में है और ये गांव जिला मंडी में पड़ता है। 1 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किए गए इस मॉडल में खाद्यान्न और सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ मशरूम उत्पादन भी हो रहा है। कोई भी जगह खाली न रह जाए, इसके लिए फसलें लहलहा रही हैं। रेशम कीट पालन इस मॉडल की विशेषता है और यहाँ छोटा सा आटा मिल भी लगा है। खेती प्राकृतिक तरीके से हो रही है। प्राकृतिक तरीके से खेती करने में लागत बहुत कम हो जाती है, जिससे मुनाफे का अनुपात बढ़ जाता है। इस मॉडल में डेयरी व्यवसाय भी चलाया जा रहा है। इन सब व्यवसायों से थोड़ी थोड़ी आमदनी हो रही है और ये आमदनी मिलकर 2,46,000 रुपए तक पहुँच जाती है। आसपास के लोगों के लिए ये मॉडल प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा है और कई दूसरे किसान भी इसी तरह का मॉडल अपनाने की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी इसे सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी अवार्ड मिला है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश भर में फैले कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से कृषि को उन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को न सिर्फ खेती के नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं, बल्कि पशुपालन और कृषि से संबंधित दूसरे व्यवसायों की भी जानकारी पहुंचाई जा रही है। हमारे देश में 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। कम जमीन में ज्यादा आय वक्त की जरूरत बन चुका है। एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल इसी काम को कर रहे हैं और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को खेती की अलग अलग तकनीकियों की जानकारी पहुंचाई जा रही है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का और इसमें हम आपको बता दें कि इस माह में ककड़ी की खेती करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। किस तरह के कृषि कार्य आपको इसके संदर्भ में करने हैं, आइए जानने के लिए नजर डालें इस माह के कृषि कैलेंडर पर। ककड़ी की बुआई के लिए उपयुक्त समय फरवरी से मार्च होता है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की 3 से बार जुताई करें। ककड़ी की बिजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2-3 बीज बोएं। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक प्रगतिशील महिला किसान से, जिनका नाम है अमरजीत कौर। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी, डट कर लगी रहीं और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। वो सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रही हैं, इससे लाभ ले रही हैं और साथ ही साथ अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनकर उभर रही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। अमरजीत कौर अधोई गांव अंबाला हरियाणा की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान हैं। अमरजीत कौर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक अर्थ सिद्ध करते हुए अपनी और अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाई है। इलाके में लेडी किसान के रूप में पहचानी जाने वाली अमरजीत कौर खुद खेत में फसल बोने से लेकर उसके तैयार होने तक का काम करती हैं, फिर काटकर खुद मंडी में बेच कर आती हैं। पिता के अचानक बीमार होने और बड़े भाई की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अमरजीत को ऐसा करना पड़ा। 28 वर्ष की उम्र में एक युवा लेडी किसान के रूप में पहचान बनाने वाली अमरजीत ने जब घर की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। आज अमरजीत की वजह से ही उसके पिता की हालत में सुधार आया है। परिवार पिता के इलाज और आर्थिक स्थिति में उलझ गया और खेती जिससे परिवार चलता था वो ठप हो रही थी। घर की बिगड़ती आर्थिक हालत और बड़े भाई की पढ़ाई छूट जाने के डर से अमरजीत ने मोर्चा संभाला और सबसे छोटी होने के बावजूद खुद जिम्मेदारी संभाली। ट्रैक्टर चलाना, खेती करना सीखकर परिवार को दिक्कतों से बाहर निकालने की ठानी। उस समय उन्हें खेती की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद से थोड़ा बहुत खेती करते करते आज वो इतना सीख गई हैं कि अब गांव के लोग उससे पूछकर खेती करते हैं। वो खेत संभालती हैं, उसके बाद पशुओं को चारा डालती हैं, वह खाना बनाती हैं। अब कुछ समय से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती भी शुरू की है। अमरजीत के पास 3.4 हेक्टेयर खेत है, जिसमें सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। वो अपने खेत में पारंपरिक फसलें उगाती हैं। खेती की आधुनिक मशीनरियों जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, एमबी हल, डिस्क हैरो, हैप्पी सीडर, डीएसआर को लेकर अमरजीत बेहद सक्रिय रहती हैं। खेती के बेहतर भविष्य के लिए अमरजीत नई नई तकनीकों को अपनाती हैं। वो नई तकनीकों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। अमरजीत मृदा परीक्षण और संरक्षण प्रौद्योगिकी विषयों पर अभ्यास करती रहती हैं। साथ ही ये अपने खेत में फसलों की उन्नत किस्मों का ही उपयोग करती हैं। फसल बोने से लेकर कटाई और संरक्षण तक का काम भी ये खुद ही करना पसंद करती हैं। अमरजीत फसल कटाई के बाद फसल को बेचने के लिए मिल व मंडी में भी जाती हैं। वहाँ भी अमरजीत को विशेष सम्मान मिलता है। अमरजीत को जिला स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। इनकी सक्रियता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उनकी सफलता में योगदान दिया है। इन्हें एक प्रगतिशील फार्म महिला और मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जिले में किसानों के लिए ट्रेनर के रूप में भी काम करती हैं। वहाँ की महिलाएं उनकी दिखाई राह पर चलती हैं। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार कृषि बुनियादी ढांचे यानी कि अवसंरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और इसी दिशा में आपको बता दें कि कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है और आपको बता दें कि कृषि अवसंरचना से हमारे किसानों को काफी आर्थिक लाभ भी मिलेगा और मजबूती भी मिलेगी। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, बजट 2021 की बात करें तो इसमें हमारे कृषि के क्षेत्र के लिए, गांव और किसान के लिए कई घोषणाएं की गई हैं जो हमारे किसानों के लिए, हमारे कृषि के क्षेत्र के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। क्या है ये घोषणाएं, आइए जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई-नैम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशु देखरेख और पशु कल्याण की ओर हमारी सरकार काफी ध्यान दे रही है और विश्व कृषि संगठन द्वारा वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की सिफारिश भी की जा रही है। इसी संदर्भ में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री गिरीश जयंतीलाल शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ऐसा है कि पशु और मानव मतलब हम तो 5 ज को मानते हैं, जल, जंगल, जमीन, जानवर और ज मतलब जन। ये पांचों का आपसी एक दूसरे को मेलजोल है। पांचों में से कोई भी एक कड़ी टूटती है तो ये समझो पूरी साइकिल टूट जाती है। भारत के हर गांव 6.5 लाख गांव है, 130 करोड़ की प्रजा है। ये 130 करोड़ की प्रजा को पानी ही चाहिए, पानी चाहिए, साथ में दूध चाहिए, दूध चाहिए तो पशु चाहिए, पशु चाहिए तो उसके लिए चारा चाहिए, चारा है तो चारे के साथ फिर गोबर आएगा, गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब प्राकृतिक खेती होगी, प्राकृतिक खेती होगी तो उससे चल के आज हमको रासायनिक खातर, जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव कम करना पड़ेगा, उससे सभी का स्वास्थ्य सुधरेगा। कलेक्ट एंड कनेक्ट, हर गांव अपने अपने पानी को अपने अपने गांव में कलेक्ट करे, कलेक्ट करने के बाद उसको कनेक्ट करें दूसरे गांव के साथ ताकि ओवरफ्लो हो रहा है तो दूसरे गांव के साथ कनेक्ट हो। पानी होगा तो पशुओं को 2 चीज़ चाहिए, चारा और पानी। चारा अपने गौचर से हो गया, पानी अपने गांव में जो बारिश से आया उसको कलेक्ट कर लिया तालाब में या नाले में, और ओवरफ्लो हुआ तो दूसरे गांव को दे दिया, दूसरे गांव ने तीसरे को, तो पूरे 6.5 लाख गांव एक दूसरे को पानी से कलेक्ट और कनेक्ट फॉर्मूला से जुड़ जाएंगे। तीसरा अपने को चाहिए पर्यावरण। तो पर्यावरण 16 प्रकार के देशी वृक्ष, बरगद, नीम, आम, इमली, हरड़े, बेहड़ा, आंवला, समी, बिलीपत्र, पीपल, उम्बर, औदुंबर जिसको कहते हैं, कदम, करंज, अर्जुन, तो ये 16 प्रकार के जो देशी वृक्ष है, हर व्यक्ति ने अपने गांव में अपने एक व्यक्ति ने 16 वृक्ष लगाने हैं। पक्षियों को उससे मिल जाएगा खाने का, पशुओं को छांव मिल जाएगी, बारिश भी दौड़ के आएगा, और पानी, गौचर, पर्यावरण मतलब वृक्ष, ये 3 का कनेक्शन होने से गोबर मिलेगा, दूध मिलेगा, दूध से कैश इनकम होगी, दूध से स्वास्थ्य भी सुधरेगा, और प्राकृतिक खेती होने से आज रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर गांव प्राकृतिक खेती से समृद्ध होगा, उसके लिए कोई खर्चा गांव वालों को नहीं होगा। हर किसान को रासायनिक खातर और पेस्टिसाइड मतलब जंतुनाशक दवा का त्याग कर देना चाहिए। बस 1 एकड़ में एक पशु को, एक गाय या बैल या भैंस या कोई भी एक पशु को पाल लीजिए, उसी के गोबर से 1 एकड़ जमीन प्राकृतिक खेती में समृद्ध हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो पेस्टिसाइड या उसके बिना जो अनाज पैदा होगा उससे हमारा हेल्थ, पूरे भारत का हेल्थ सुधरेगा। तो ये है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। किसान मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है और इस वर्ष की बात करें तो इसका आयोजन 25, 26 और 27 फरवरी को पूसा के मेला ग्राउंड में किया जाना है। और इस बार इस मेले में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, क्या कुछ मुख्य आकर्षण होंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। किसान मेले का जो मुख्य विषय है वो आत्मनिर्भर किसान, ये हमने रखा है और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम किसानों को कृषि के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी उन्नत तकनीकियां हैं उनका हम प्रदर्शन करेंगे और जितनी फसलों की प्रजातियां हैं जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां, बासमती धान की खासकर पूसा बासमती 1718 है, 1509 है, 1121 है, 1401 है। एक नई किस्म हमने और विकसित की है इस वर्ष 1692, इसका भी सीमित मात्रा में बीज किसान भाइयों को देंगे। इसके साथ साथ मूंग की नई किस्मों का बीज दिया जाएगा, अरहर की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा और साथ ही साथ सब्जियों की एक किट दी जाएगी। उसमें 8-10 तरह की सब्जियां जो कि गर्मी में और आगे आने वाले खरीफ के मौसम में उगाई जा सकती हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। एक गांव से अगर 500 किसान मेले में भाग लेने के लिए आते हैं तो हमारा अनुरोध रहेगा कि चूँकि मेला 3 दिन लगाया जा रहा है तो 500 किसान एक गांव के पहले दिन ना आएँ
या किसी एक दिन ना आ करके 3 दिन में अपने आप को बांट करके समूह में आएँ। तो इससे हम जो हमारी दूरी है उसको बना करके रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि इस बार जितने किसान मेले में आएंगे वो वैसे तो अपनी मास्क की व्यवस्था करके आएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो हमने अपने संस्थान की तरफ से मेले के लिए एक विशेष मास्क की व्यवस्था की है। हर किसान भाई को मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा जो मिट्टी का सैंपल लाया जाएगा या पानी का सैंपल लाया जाएगा उसकी जाँच कराने की भी व्यवस्था की जाएगी और फसलों की उन्नत प्रजातियों का बीज दिया जाएगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम किसान भाइयों को दे सकें और मेले का पूरा कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के प्रदर्शन प्रक्षेत्र और जो तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी वह सब हम जो है YouTube के माध्यम से प्रसारित करेंगे और इसका लिंक भी हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। जो किसान भाई मेले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे वो अपने फ़ोन पर मोबाइल पर पूरे मेले की गतिविधि और जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, घर बैठे बैठे ही आपको कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें, इसके लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं निरंतर शोध कार्य करते रहते हैं और कई नई ऐप भी तैयार की गई हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा सहूलियत मिल सके। और आज एक ऐसी ही ऐप के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस ऐप का नाम है मेघदूत ऐप। आइए क्या है ये ऐप आपको बताते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए एक सरल और आसान माध्यम से किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। IITM पुणे और IMD दिल्ली के सहयोग से हैदराबाद में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में डिजिटल कृषि अनुसंधान विषय द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया था। ये ऐप मूल रूप से हर मंगलवार और शुक्रवार को कृषि मेटफील्ड्स यूनिट द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक जिला और फसलवार सलाह को किसानों की पूर्वानुमान और ऐतिहासिक मौसम की जानकारी के साथ एकत्र करता है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है मौसम की जानकारी लेने का। आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है, आइए जानते हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक स्थानों पर बारिश का अंदेशा। बुधवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश संभव। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। बुधवार और गुरुवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान। किसान भाइयों बहनों, मंडी के हाल की जानकारी होना बेहद जरूरी है, तभी तो आपको अपनी मेहनत का उचित दाम हासिल हो पाएगा। तो क्या है मंडी का हाल, आइए जानते हैं। राजस्थान की मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। विजयनगर मंडी में मक्का का भाव रहा 1283 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल। कोटा मंडी में 1190 रुपए से 1311 रुपए प्रति क्विंटल। झारखंड की लोहरदगा मंडी में मक्का का भाव रहा 1300 से 1710 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 1650 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का का भाव रहा 1290 रुपए से 1330 रुपए प्रति क्विंटल। लखीमपुर मंडी में 1480 रुपए से 1570 रुपए प्रति क्विंटल। किसान भाइयों बहनों, अब हम कार्यक्रम में नजर डालेंगे हमारी ट्विटर प्लेट पर। तो क्या कुछ खास है हमारी ट्विटर प्लेट पर, आइए जानें। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारियां आपको दी हैं आप उससे जरूर लाभान्वित होंगे। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।